तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सभी को अनुमान था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द ही यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी कर देगा और वैसा ही हुआ है। यूपी टेट का विस्तृत विज्ञापन जारी हो गया। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण तिथियां यानी विस्तृत विवरण जारी कर दिया गया। हम आपको दिखाते हैं। विज्ञापन संख्या यूपी टेट 2026, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता यूपी टेट वर्ष 2026। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 20/3/2026। यहाँ पर आप देख रहे हैं 20/3/2026। इसके अलावा आप देख रहे हैं पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि 27/3/2026। शुल्क समाधान एवं आवेदन में संशोधन की तिथि 1/5/2026। अर्थात इस बार जो है संशोधन भी दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी महत्वपूर्ण तिथियाँ यहाँ पर दी हुई हैं। अभ्यर्थियों को जनपद की सूचना तिथि 22 जून 2026, यानी इस बार जहाँ पर आपका सेंटर जाएगा, सेंटर किस डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, इसकी सूचना आपको 22 जून को दे दी जाएगी। परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र और 30 जून को प्रवेश पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। और आप परीक्षा पहले से जान रहे हैं, जो प्रस्तावित तिथियां हैं 2, 3 और 4 जुलाई। आइए बात करते हैं आगे। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वहाँ वो चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क आप यहाँ पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 हेतु अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करें। ऑनलाइन आवेदन है। श्रेणीवार निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नवत है। आप यहाँ पर देख रहे हैं सामान्य ईडब्ल्यूएस एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को लिए पहले पेपर के लिए 1000, दूसरे पेपर के लिए 1000। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए पहले पेपर के लिए 500 और दूसरे पेपर के लिए भी 500 रुपये। दिव्यांग श्रेणी के लिए 300 रुपये और दूसरे पेपर के लिए भी 300 रुपये। इस प्रकार अगर देखा जाए तो साथियों, इस बार हमें लगता है फीस बढ़ा दी गई है या आयोग की यहाँ पर गलती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पहले दोनों पेपर का 1000 रुपया हुआ करता था। यहाँ पर जो विज्ञापन जारी किया गया है, इसमें पहले पेपर के भी 1000 और दूसरे पेपर के भी 1000 रुपये दिए हैं। क्या इस प्रकार से बेरोजगारों से पैसा लेना ठीक है? अगर ये फीस 1,000 रुपये होती तो बहुत बड़ी रकम होगी बेरोजगारों के लिए। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे बात करते हैं 1 to 5 कक्षा 1 से 5 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन के लिए कौन पात्र है, अर्थात न्यूनतम अर्हता क्या है। आप यहाँ पर देख रहे हैं न्यूनतम अर्हता। यूपी टेट 2026 में जो लोग शामिल होंगे उनके लिए क्या जरूरी है। जो 1 से 5 के अध्यापक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात यूपी टेट देंगे। विधि द्वारा स्थापित यूजीसी के से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा। अर्थात साथियों, कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो भी यूपी टेट में शामिल होने जा रहा है 1 to 5 में, उसे सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए और 2 वर्षीय डिप्लोमा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत विशेष बात आपको देखने में मिल रही है। एक बार सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि आप डीएलएड में एडमिशन ले लेते हैं, उसी दिन से आप पात्र हो जाते हैं टेट में शामिल होने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है 2 वर्षीय डीएलएड बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। कहने का मतलब यह है, अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तभी आप यूपी टेट में शामिल हो सकते हैं। अंतिम वर्ष कहने का मतलब यह है आपके 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हों। आगे बात करते हैं दूसरी योग्यता क्या है। विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा दूरस्थ शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षा मित्रों का 2 वर्षीय बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने का। साथियों, ये कुल मिला के यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये स्नातक के साथ साथ मुख्य रूप से ये शिक्षा मित्रों के लिए दिया गया है। आप सभी जान रहे हैं कि शिक्षा मित्रों को भी एक मौका यूपी टेट के लिए सुपर टेट के लिए दिया जाएगा। उसके लिए जो भी लोग इस बार यूपी टेट का फॉर्म भरेंगे और पास होंगे तो वो सुपर टेट में बैठने का मौका पाएंगे। आगे बात करते हैं विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएड, भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा। आप यहाँ पर जान रहे हैं कि इसके अलावा डीएलएड के अलावा डीएड और डीएड विशेष परीक्षा वाले भी अभ्यर्थी 1 to 5 के लिए मान्य हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, और यहाँ पर देखते हैं विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक तथा उत्तर प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। यहाँ पर जो ये आप पॉइंट देख रहे हैं
तो ये विशिष्ट बीटीसी के लिए है। आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार विशिष्ट बीटीसी का कोर्स संचालित किया गया था। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं उर्दू से बीटीसी, कुछ उर्दू बीटीसी उर्दू में। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। उसके अलावा नई लाइन आप यहाँ पर और देख रहे हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्नातक के बाद में मौलवी ये उर्दू उपाधि धारक शिक्षक हेतु, क्योंकि जो ये विद्यालय चलते हैं यहाँ पर मौलवी ये उर्दू के लिए 1 to 5 के शिक्षक रखे जाते हैं। आगे आप यहाँ देख रहे हैं न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में BLED, अर्थात साथियों आप समझ गए DLED, DED एवं BLED वाले भी 1 to 5 के लिए पात्र हैं। अब बात करेंगे 6 to 8 के लिए। 6 to 8 के लिए आप जैसा कि सभी जानते हैं कि BTC वाले भी एलिजिबल हैं। तो ग्रेजुएशन के साथ में अगर उनका BTC है 2 वर्षीय BTC और वो अंतिम वर्ष में है तो 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। आगे बात करते हैं, अगर आपके पास BEd है तो यहाँ पर लिखा है ग्रेजुएशन के साथ में ग्रेजुएशन आपका कम से कम 50% अंक के साथ होना चाहिए और साथ में स्नातक अथवा परास्नातक और NCTE से मान्यता प्राप्त शिक्षा से शिक्षा शास्त्र स्नातक का मतलब होता है साथियों BEd। यहाँ पर आप देख रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर देख रहे हैं विश्वविद्यालय महाविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक अथवा प्रास्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में BEd जो संबंध समय समय पर जारी किए जाते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया जाता है। आप जान रहे हैं कि अगर आपके पास 45% अंकों के साथ स्नातक और प्रस्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में BEd है तब भी आप मान्य हैं, जो कि समय समय पर चेंज हुआ करते थे। उसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं नीचे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर साथियों सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस में 1 to 5 में अभी तक जो देखने को मिला है कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस अभी भी है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। बाल विकास, आप जान रहे हैं कि बाल विकास सबके लिए अनिवार्य है। हिंदी सबके लिए अनिवार्य है, लेकिन अब जब आप द्वितीय भाषा में लेते हैं तो आपको अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत तीनों में से कोई एक विषय चूज कर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पर गणित देख रहे हैं, गणित अनिवार्य है और पर्यावरण अध्ययन भी सबके लिए अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर दिया हुआ है 6 to 8 का सिलेबस। 6 to 8 का सिलेबस 6 to 8 के सिलेबस में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र सभी के लिए है। हिंदी भाषा सभी को लेना ही है। उसके अलावा जब जो द्वितीय भाषा है, द्वितीय भाषा में आप अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत तीनों में से कोई एक विषय ले सकते हैं। तीनों में से कोई एक विषय ले सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं चार नंबर में का, खा और गा 3 चीज़ें दी हुई हैं। तो आप जैसा जानते हैं जो लोग BSc किए होते हैं उनके लिए गणित विज्ञान के शिक्षक बनते हैं, तो वे फॉर्म भरते हुए गणित विज्ञान को चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे? फॉर्म भरते समय वो गणित विज्ञान का चूज करेंगे। साथियों ये बहुत से लोग गलती करते हैं, तो इसको आप विशेष ध्यान में रखिए। जो लोग BSc करते हैं वो गणित विज्ञान के शिक्षक बनते हैं, इसीलिए वो जब फॉर्म भरते हैं तो अपना गणित विज्ञान चूज करते हैं। उसके अलावा जो लोग SST से जैसे जिनके पास इतिहास, भूगोल से वो ग्रेजुएशन करते हैं, या इसके अलावा हिंदी से भी करते हैं, हिंदी, संस्कृत वाले सब इसी में आते हैं। अन्य किसी शिक्षक के लिए अथवा ये इस बार नया पॉइंट जोड़ा गया है, तो हो सकता है साथियों कि संस्कृत या हिंदी के लिए ये कॉलम जोड़ा गया। इससे पहले ये कॉलम नहीं रहता था। इससे पहले ये कॉलम नहीं रहता था। तो जो SST से किए हुए हैं वो सामाजिक विज्ञान का फॉर्म भरेंगे, और ये जो अन्य किसी शिक्षक के लिए अथवा का, खा कोई भी, यहाँ पर का, खा के बारे में भी चर्चा की गई है। या तो का, खा हो या तो कोई अन्य शिक्षक मतलब किसी अन्य सब्जेक्ट से हो। तो ये जब फॉर्म भरा जाएगा साथियों तब पता चलेगा। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं बहुत से लोग टेट का पेपर दे भी चुके होंगे, तो वो सब लोग जानते हैं कि परीक्षा अवधि क्या रहती है। परीक्षा अवधि में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सभी प्रश्न 1 नंबर के होते हैं, और परीक्षा का जो पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। यहाँ पर इस बार एक और चीज़ नई जोड़ी गई है, वो आप देख लीजिए। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट। इसमें ये लिखा है कि अगर साथियों पर
ज़्यादा अभ्यर्थी हो जाते हैं पेपर देने के लिए, तो परीक्षा का पेपर जो है वो 1-2 दिन में, मतलब शिफ्ट में कई शिफ्टों में कराया जा सकता है, कई शिफ्ट या कई दिन में कराया जा सकता है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी तो एक साथ पेपर कराना संभव नहीं है। तो ऐसा होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी लागू होगा, और ये यूपी टेट में मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि सभी को पता है इस बार जो इन सर्विस टीचर हैं उनको भी टेट देना है। तो इस बार उम्मीद है कि, और 5 साल बाद यूपी टेट का विज्ञापन आया है, तो अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की प्रबल संभावना है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन की सुविधा भी लागू हो सकती है। फिर यूपी टेट में पासिंग मार्क क्या होता है? यूपी टेट में पासिंग मार्क तो बहुत से लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते मैं आपको, जर्नल के लिए 7% अर्थात 150 में से 90 अंक लाना जरूरी है। वहीं पर अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस तथा स्वतंत्रता सेनानी, आश्रित, भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आहरक अंक 55% अर्थात 150 में से 82 अंक भी होंगे तो वो लोग पात्र माने जाएंगे। आप सभी जानते हैं यहाँ पर लिखा है, अगर गोला आप नहीं करते हैं या तो आपको अंक नहीं दिया जाएगा। तो ये भी ध्यान देने वाली बात, OMR पत्रक एवं मूल्यांकन इलेक्ट्रॉनिक संसाधन द्वारा कंप्यूटर प्रणाली से संपादित कराया जाता है, अतः अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत OMR उत्तर पत्रक में गलत सूचना अंकित करने, गलत अनुक्रमांक भरने, गलत रजिस्ट्रेशन संख्या भरने एवं प्रश्न पुस्तिका क्रमांक भाषा विकल्प पार्ट 4 गणित विज्ञान या सामाजिक विज्ञान के गोले को काला न करने पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होगा। साथियों, सीधे शब्दों में कहने का मतलब ये है, अगर आप कुछ भी गलत करते हैं तो आयोग इस पर विचार नहीं करेगा, तो इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक भरना है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन से टीचर कहाँ टीचर बनते हैं, तो आप इसके बारे में जानते ही हैं। अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इसके बारे में कमेंट करना। और यहाँ पर लिखा है कि आप अगर किसी भी अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं तो आपको परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाएगा। ये सभी परीक्षाओं में रहता ही है साथियों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है विशेष। तो ये यहाँ पर जो लोग आरक्षण का लाभ लेंगे, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र आप लगाएंगे अगर, तभी आपको छूट मिलेगी। यहाँ ओबीसी के लिए, अन्य पिछड़ा के लिए जाति प्रमाण पत्र दिया हुआ है, तो जाति प्रमाण पत्र जब आप लगाएंगे तभी आपको छूट मिलेगी, तभी आपको 55% अंकों के साथ यूपी टेट उत्तीर्ण माना जाएगा। इसके बारे में साथियों हम बात पहले ही कर चुके हैं कि सिलेबस क्या रहता है। आइए आगे बात करते हैं, देखते हैं। ये यहाँ पर विस्तृत सिलेबस दिया है, बाल विकास का विस्तृत सिलेबस यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो विस्तृत सिलेबस में आप यहाँ देख रहे हैं। सबसे पहले बाल विकास का अर्थ क्या है, आवश्यकता, क्षेत्र एवं बाल विकास की अवस्थाएं। आप इसको डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। सीखने का अर्थ यहाँ पर दूसरे नंबर पे दिया है। ये यहाँ पर पहले बाल विकास ये यहाँ पर दिया हुआ है बाल विकास के बाद सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत, शिक्षण की विधाएं, और उसके बाद समावेशी शिक्षा एवं निर्देशन एवं परामर्श। उसके आगे बात करते हैं। ये इस बार हमें लगता है जो यूपी टेट का विज्ञापन जारी किया गया है, ये थोड़ा सा सिलेबस मेरे हिसाब से बढ़ाया गया है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल एवं स्तर पर, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डायट मेंटर, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन, बाल विकास एवं निर्देशन एवं परामर्श महत्व। तो मेरे हिसाब से ये इस बार बढ़ाया गया है सिलेबस में, आप देख भी सकते हैं। अधिगम एवं अध्यापन, इसके बाद में अधिगम और अध्यापन। आगे बढ़ते हैं। भाषा, यहाँ पर आप जान रहे हैं कि हिंदी सभी के लिए अनिवार्य है, तो यहाँ फर्स्ट भाषा जो कि अनिवार्य है, हिंदी का विषय वस्तु दिया हुआ है। तो हिंदी का विषय वस्तु कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। हिंदी के विषय वस्तु में अपठित अनुच्छेद, हिंदी वर्णमाला, स्वर व्यंजन वर्णों के मेल में मात्रिक एवं अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियाँ, हिंदी भाषा में सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्रबिंद में अंतर, संयुक्ताक्षर, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह, विलोम शब्द, समानार्थी, तुकांत, आतुकांत, समान ध्वनियों वाले, प्रश्नवाचक, अर्धविराम, विराम चिन्ह के बारे में आप सभी जानते ही हैं। उसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है लिंग, वचन, काल, प्रत्यय, लोकोक्तियाँ, मुहारे, संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। उसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं
संधि के साथ साथ में संधि दी हुई है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। वाच्य में वाच्य, समास एवं अलंकार के भेद, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं भी आप पहले से जानते हैं। और भाषा विकास, ये यहाँ पर शिक्षण, हिंदी में भी शिक्षण के क्वेश्चन आते हैं, तो ये हिंदी में शिक्षण के क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे अधिगम विमर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार उपकरण के रूप में प्रयोग करता है, मौखिक एवं लिखित भाषा में विचारों का संप्रेषण, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ एवं विकार। आप सभी जानते हैं कि ये हिंदी के सिलेबस में 2-4 नंबर हिंदी शिक्षण शास्त्र से रहते हैं। यहाँ पर भाषा कौशल दिया है, क्या दिया हुआ है, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता प्रवृत्ता का मूल्यांकन करना, अध्यापन अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक अध्ययन। उसके अलावा आप यहाँ पर इंग्लिश देख रहे हैं, जो हिंदी में है वही इंग्लिश में यहाँ पर दिया हुआ है। अब लेकिन इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू में से आप कोई एक विषय चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे उसमें अपठित ग्रंथांश था, ऐसे यहाँ पर अनसीन पैसेज, द सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। आप पूरा विस्तृत सिलेबस देख सकते हैं। वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, आर्टिकल, पंचुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिंगुलर एंड प्लूरल, साथ में जेंडर दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं उर्दू की। तो उर्दू की बात साथियों, यहाँ पर उर्दू के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर उर्दू का सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पर भी अपठित अनुच्छेद से शुरू होकर जनाब की फन्नी महारतों की मालूमात जो भी है साथियों, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद संस्कृत का सिलेबस दिया हुआ है, संस्कृत का सिलेबस दिया हुआ है। आप जान रहे हैं कि संस्कृत, उर्दू और इंग्लिश में से आप तीनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। तो संस्कृत में सबसे पहले भी अपठित अनुच्छेद दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अपठित, उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, घर, परिवार, प्रवेश एवं पशु पक्षियों, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत में नाम, जैसे आप पहले से ही जान रहे हैं। सर्वनाम क्रियाएं, शरीर के अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग, अव्यय, संधि, इसमें भी संधियों का उल्लेख किया गया है हिंदी के साथ। संस्कृत संख्याएं, लिंग, वचन, प्रत्याहार, वाच्य एवं कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं संस्कृत में भी शिक्षण शास्त्र के कुछ क्वेश्चन आते हैं। संस्कृत में भी शिक्षण शास्त्र के कुछ क्वेश्चन आते हैं। अधिगम विमर्जन, जैसा कि हिंदी में है वैसे भी संस्कृत में ही आपको केवल संस्कृत में देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आप देख रहे हैं अनिवार्य विषय के रूप में गणित। गणित में आप विषय वस्तु में देख रहे हैं संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़ घटाना, गुणा भाग, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक, भिन्नों का जोड़ घटाना, गुणा व भाग, दशमलव, जोड़ घटाना, गुणा व भाग, एकीक नियम, प्रतिशत। आगे बात करते हैं गणित में। यहाँ पर आगे का सिलेबस आप देख रहे हैं। लाभांश, साधारण ब्याज, ज्यामिति आकृतियाँ एवं पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त, धन, रुपया पैसा, मापन, समय, तौल, इकाइयाँ, लंबाई एवं ताप, परिमित, परिमाप में त्रिभुज, आयत, वर्ग एवं चतुर्भुज विशेष रूप से। उसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं कैलेंडर, जो कि रीजनिंग का पार्ट है, लेकिन इसमें कभी कभी आता है आंकड़े, आयतन, धारिता, घन एवं घनाभ, क्षेत्रफल, आयत वर्ग, रेलवे, बस या समय सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, जिसको हम DI कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी मैथ में आप जान रहे हैं कि शिक्षण संबंधित प्रश्न आते हैं, अध्यापन संबंधी मुद्दे। अब हम लास्ट में बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन जिसमें सभी क्षेत्रों को टच किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण। यहाँ पर आप देख रहे हैं विषय वस्तु में परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे एवं जुड़े व्यक्ति एवं समुदाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत की नदियाँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं इससे बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं भारत के भूगोल से और संविधान से। आप यहाँ पर देख रहे हैं दिया हुआ है भारत की नदियाँ, भारत की नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन एवं यातायात, संविधान। साथियों यहाँ से लगभग जो है 10 से 12 क्वेश्चन तो कभी कभी भारतीय संविधान से ही आ जाते हैं, कभी कभी भारतीय संविधान से ही आ जाते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 18 से 20 क्वेश्चन भूगोल और भारतीय संविधान से आ जाते हैं। आगे बात करते हैं
भारतीय संविधान के यहाँ पर मुद्दे भी दिए गए हैं कि भारतीय संविधान से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर देख रहे हैं भारतीय शासन व्यवस्था से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्थानीय स्वशासन, मुख्य रूप से स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता सॉरी, पर्यावरण आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्वबोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित परियोजनाएं। फिर साथियों यहीं पर जो जैसा कि सभी पेपर में होता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शिक्षण संबंधित प्रश्न सभी सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। शिक्षण संबंधित प्रश्न सभी सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, तो पर्यावरण में भी शिक्षण संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर उच्च अर्थात यूपी टेट 6 to 8 के लिए दिया गया है। यहाँ पर भी सिलेबस बाल विकास का सिलेबस वही रहता है, हिंदी का सिलेबस भी वही रहता है, बस थोड़ा बढ़ जाता है सिलेबस। साथियों आप यहाँ पर देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये देखिए थोड़ा इसमें अपर लेवल की चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा आप इंग्लिश का में भी सिलेबस थोड़ा बढ़ जाता है। उसके बाद में संस्कृत में भी कुछ चीज़ें बढ़ी आपको मिलेंगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये विस्तृत सिलेबस आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है गणित नहीं है, यहाँ पर गणित विज्ञान है जो कि 60 नंबर का पूछा जाएगा। ये मुख्य परिवर्तन होता है। आपने जैसे देखा बाल विकास 1 to 5 में बाल विकास, उसके बाद हिंदी, तो यहाँ पर भी बाल विकास और हिंदी रहेगा, लेकिन उसके बाद 60 नंबर में पूछी जाएगी गणित और विज्ञान। 60 नंबर में गणित और विज्ञान, जिसके सभी टॉपिक नीचे दिए हुए हैं। लेकिन गणित विज्ञान वही लोग लेंगे जो बीएससी किए हुए हैं या उनके पास ग्रेजुएशन में गणित विज्ञान वाले सब्जेक्ट रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं जिसके पास सामाजिक विज्ञान स्नातक के रूप में रहा है तो वो लोग 60 नंबर में अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे। यहाँ पर बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं फॉर्म भरने में भी और पेपर देने में भी, तो आप इसको सही से याद रखिएगा। और जो सामाजिक विज्ञान में पूछा जाएगा तो उसमें सामाजिक विज्ञान जो 60 नंबर का आएगा तो उसमें क्या क्या आता है, इतिहास आता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, नागरिक शास्त्र जिसे हम संविधान भी कह सकते हैं, उसके अलावा भी चीज़ें पूछी जाती हैं। आगे भूगोल आएगा, उसी 60 नंबर में क्या रहेगा, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल और पर्यावरण का टॉपिक भी रहता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पर्यावरण अध्ययन, और उसके अलावा गृह शिल्प एवं गृह विज्ञान से भी क्वेश्चन रहते हैं। शारीरिक शिक्षा एवं खेल से भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन ना के बराबर रहते हैं, बहुत ही कम। और संगीत से भी ना के बराबर ही क्वेश्चन रहते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण से भी आते हैं। और इसके अलावा जो आप पहले से ही जान रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट में शिक्षण से क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी शिक्षण से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो इसी के साथियों ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। अगर आपको जानकारी में कोई भी जानकारी अधूरी लगती है तो हमें बताएं, हम उसको कमेंट बॉक्स के द्वारा सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, या हम आपको लिए एक नया वीडियो बना देंगे। तो आप सभी का पुनः धन्यवाद।